कैसे आप लोग? जय हिंद। डिस्कशन शुरू करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 23 है ये। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। पहले प्रश्न हमेशा पैसेज ही पहले होता है और हमेशा हम भी वही करेंगे। क्या करेंगे भाई? हवन तो करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इसको जूम करेंगे, इसके सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा तो पैराग्राफ में जाएंगे और क्या करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर हैज करप्शन इट्स टेंटिकल्स। टेंटिकल का मतलब क्या होता है? स्पर्शक। जो छोटी छोटी पतली पतली धागाएं रेस से निकली रहती है उसको टेंटिकल्स कहते हैं। जीव पक्षी, ये इंसेक्ट्स वगैरह हो तो कीड़ों में होता है वो लंबे लंबे धागा टाइप का। सूंग वूंग भी लोग इसको कहते हैं। तो टेंटिकल कहाँ पहुंचा करप्शन का? ऑफिशियलडम सिर्फ ऑफिस में है, पॉलिटिक्स सिर्फ राजनीति में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बिजनेस में है, ऑल ऑफ दिस। भैया तो इसमें देखो, बिना बना एक क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ दिस ही होना चाहिए ना, हर जगह है ना। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में इसमें पैराग्राफ पढ़ने की क्या जरूरत, की जरूरत से भाई। 4, ठीक है 4। मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। आप देखिए फिर भी पैराग्राफ में एक बार चेक करेंगे, 4 होना चाहिए आपके हिसाब से भी। मेरे ख्याल से 4 ही होना चाहिए है, ये कुछ और होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए आपके लिए भी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। What kind of status is being barred by corruption? करप्शन से किस तरह का जो स्टेटस है वो बार मतलब रुका हुआ। सोशल, इकोनॉमिक्स, मेंटल, फिजिकल, कौन सा जो है रुका हुआ? बार्ड। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस इज बीइंग बार्ड बाय करप्शन, की किस तरह का जो स्टेटस है वो रोका जा रहा है, बार्ड किया जा रहा है, प्रतिबंधित किया जा रहा है किससे? करप्शन से। तो क्या होगा? सोशल, तो ये तो हो ही रहा होगा। इकोनॉमिक्स, ये भी हो रहा है। फिजिकल, मेंटल, मेरे ख्याल से मेंटल पे ज्यादा है कि सोशल तो होता ही होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स से भी होता ही होता है। फिजिकल भी होना ही होना चाहिए, तो फिर बचा क्या? मेंटल इसमें बचता है। जरा क्वेश्चन पैराग्राफ में जाएंगे तो और क्लियर होगा क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज फ्री फ्रॉम करप्शन, कौन फ्री है करप्शन से? बचा कौन है? हाई रैंकिंग ऑफिसर्स। हाँ, बड़े बड़े अफसर, जितने बड़े अफसर तो तरसते हैं बड़े अफसर बनने के लिए। मुझे पता है जहाँ जितना बड़ा पोस्ट है उतना ज्यादा करप्शन है, तो हुआ ही नहीं। पॉलिटिशियंस, आहा, ये तो बिल्कुल दूध के धुले होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, ओ हो, इसने तो कभी करप्शन किया ही नहीं। नन ऑफ दिस। क्या होगा? लीजिए, 2 क्वेश्चन तो आप कैसे बन गया। अब मुझे लगता है तीसरा क्वेश्चन भी पैराग्राफ में नहीं जाएंगे तो भी तीनों क्वेश्चन उसमें भी मेंटल ही होना चाहिए, लेकिन देखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा उलझा हुआ था। तो चलते हैं पैराग्राफ में, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैराग्राफ में आते 2 क्वेश्चन तो बन ही गया ना, 3 में से 2 तो बन ही गया। 3 ही क्वेश्चन था कि और तो क्वेश्चन भाई? एक क्वेश्चन और था, और तो नहीं है। 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये रहा। क्या है क्वेश्चन भाई? Which of the following measure is not mentioned in the passage to root out the evil of corruption from society? इसमें से कौन सा मेजर पैराग्राफ में नहीं लिखा है करप्शन को रूट आउट करने के लिए? समाज से अगर हम करप्शन को रूट आउट करना चाहते हैं, रूट आउट का मतलब क्या? समूल नाश करना चाहते हैं, तो कौन सा उपाय नहीं लिखा है पैराग्राफ में? कौन सा उपाय नहीं लिखा है? प्राइवेट सेक्टर should create awareness against corruption. Media should come forward to create awareness and educate people to combat this evil. Judiciary to be given more independence and initiative in relation to corruption. Comprehensive code of conduct for politicians, legislatures and bureaucrats. तो इसमें 2 चीजों पर जो है, एक सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर शुड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन की। प्राइवेट सेक्टर को तो ये उतनी जजने वाली बात नहीं है। और दूसरा क्या है कि जुडिशरी बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव इन रिलेशन, ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो मुझे तो इसी पे शक हो रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सलाह नहीं दिया जाना चाहिए। और सब सलाह दिया जा सकता है, ये सलाह ठीक नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर की क्या जिम्मेदारी होगी कि सबको प्राइवेट सेक्टर को लोग वैल्यू कौन देगा? तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट होना चाहिए। चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। करप्शन इज नॉट ए यूनिकली इंडियन फेनोमेनन, कि करप्शन सिर्फ भारत के लिए ही है। खास यूनिकली मतलब विशेष तौर से भारत में ही करप्शन है, ऐसा कुछ नहीं कि हम भारत के लोग ही बड़े करप्ट हैं। इट इज विटनेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये देखा जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, विटनेस का मतलब क्या? देखना। इसको हम पूरी दुनिया में देखते हैं, पूरी दुनिया में देखा जाता है इसको। ओवर द वर्ल्ड इन डेवलपिंग एज वेल डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड हो। इट हैज स्प्रेड इट्स टेंटेकल्स, इसने अपने क्या है रेस से
पैर हाथ फैला रखे इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर वाक में, हर क्षेत्र में, नेमली बिजनेस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो, ऑफिशियल डम हो, सर्विसेज हो, समझेगा। इनफैक्ट देयर इज हार्डली एनी सेक्टर, शायद ही कोई ऐसा सेक्टर विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड फॉर नॉट बीइंग इन्फेक्टेड विद दिस वाइस ऑफ करप्शन, कि इस करेक्शन के बुराई से कोई इन्फेक्टेड ना हो, संक्रमित ना हो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो ही नहीं सकता है। करप्शन इज रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब फैला हुआ, रैम्पेंट इन एवरी सेगमेंट, हर सेगमेंट में फैला है, एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के हर सेक्शन में फैला हुआ है, बारिंग द सोशल स्टेटस अटैच टू इट, और बारिंग द सोशल स्टेटस अटैच टू इट, क्या कर रहा है कि सोशल स्टेटस जो है इसको हम लोग क्या करते हैं कि मतलब इसको सोशल स्टेटस से भी जोड़ दिया है, ठीक है, रोक दी, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कहना चाह रहा है कि अब जितने बोले करप्ट लोग हो गए हैं, लोग उनको उतने ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो कह रहा है करप्शन इज रैम्पेंट इन एवरी सेगमेंट, कि हर सेगमेंट में फैल रहा है, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन में, बारिंग द सोशल स्टेटस अटैच टू इट, और भले हम ये देखें कि इसमें जो सोशल स्टेटस अटैच किया गया है, इसमें ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा होती नहीं है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान पर, ज्यादा सोशल प्रतिष्ठा से नहीं जब जो जबती जब होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी देखो कहने की क्या बात कर रहा है, ज्यादा सोशल स्टेटस इससे नहीं होना चाहिए था, इस बात के बावजूद भी, बारिंग दिस यानी इसके बावजूद भी, लोग हर सेक्शन में, हर सोसाइटी में करप्ट हो रहे हैं, जबकि जो करप्शन से पैसा कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, बात है, लेकिन इसके बावजूद, बारिंग दिस, इसके बावजूद भी लोग पैसा कमा रहे हैं। Nobody can be considered free from corruption from the high ranking officer, कि कोई व्यक्ति जो है उसको हम करप्शन से फ्री नहीं कह सकते, चाहे वो हाई रैंकिंग ऑफिसर हो। टू रूट आउट द एविल ऑफ करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, तो ऐसे ही अगर करप्शन को रूट आउट करना, खत्म करना है, we need to make a comprehensive code of conduct of politicians, legislatures, bureaucrats, and such code should be strictly enforced. ये तो लास्ट ऑप्शन था, ये तो कहानी खत्म होगी। जुडिशरी शुड बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस, ये सेकंड ऑप्शन था, जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सेकंड ऑप्शन था, एंड इनिशिएट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू करप्शन, ये भी था। स्पेशल कोर्ट शुड बी सेट अप टू टेक अप सच इश्यूज एंड स्पीडी ट्रायल्स इज टू बी promoted. Law and order machinery should be allowed to work without political interference. NGOs and media should come forward to create awareness against corruption in society and educate people to combat this evil. Only then we would be able to save our system from being collapsed. तभी हम अपने सिस्टम को कोलैप्स यानी ढहने से, चरमराने से बचा सकते हैं। तो अब सारी बातें करें तो ये तो ऑल ऑफ दिस हमने किया ही था। दूसरा था कि व्हाट काइंड ऑफ इज बीइंग बार्ड बाय सोशल स्टेटस, हम लोग इसको मेंटल कर रहे थे, लेकिन क्या किस बार्ड बाय करप्शन, किस क्या रोका, सोशल स्टेटस की बात किया तो क्या होना चाहिए था, सोशल फर्स्ट, हम लोग मेंटल सोच रहे थे लेकिन सोशल हुआ, ओके। इसमें थोड़ा सा डाउट, क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब घुमा के पूछा था। इसमें तो हमने क्या किया था, हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट सब जगह है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो तीन में से दो क्वेश्चन, एक पर सिर्फ हमें डाउट था, दूसरे पर, और इसमें भी डाउट नहीं था, इसमें हमने यही कहा था कि यही क्वेश्चन होना चाहिए, तो यही होगा ना। मीडिया की बात किया है, जुडिशरी का भी, और ये भी बात किया ही था, ठीक है। सिर्फ एक बात नहीं किया था कि प्राइवेट सेक्टर का, ये होना भी नहीं चाहिए था। तो चार में से तीन क्वेश्चन को हम लोग ने सही टिक किया था, एक क्वेश्चन जो था सोशल मेंटल वाला, उस पर डाउट था, इसलिए उसको हम लोग ज्यादा लगा, उसमें भी हालांकि मेरे ख्याल से मुझे मेंटल लग रहा था क्वेश्चन देखकर, लेकिन फिर भी चूंकि उसमें डाउट हो सकता है, इसलिए मैंने उस पर रिस्क नहीं लिया था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको पैराग्राफ में देखकर ही देखेंगे। लेकिन तीन पर तो बिल्कुल सही थे, तो चार क्वेश्चन में तीन फिर बन गया ना, चार में से तीन बन गया, क्या चाहिए बिना पढ़े हुए। और जब हम पहले क्वेश्चन को बनाते हैं तो पैराग्राफ में फालतू का टाइम भी नहीं लगता है, बस हम उसी जगह पे जाकर रुकते हैं जहां हमें दिक्कत है, जहां लगता है कि इस क्वेश्चन के आंसर में गड़बड़ी कर सकते हैं, क्लियर। इसलिए क्वेश्चन पहले ठंडे दिमाग से, क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को पहले अच्छे से पढ़ के समझ लेना कि भाई कौन ऑप्शन हो सकता है, कौन ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ रहे हैं फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस, इसमें जो एरर है जरा उसको ढूंढना, एरर को जरा ढूंढना। फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस जिसमें भी एरर है वो बता देना, फटाफट बता देना एरर किधर है। फाइंड आउट द एरर पार्ट इन द सेंटेंस। 9/10 ऑफ द पिलर, सिंटैक्स में पढ़ा रखा है, सिंटैक्स चैप्टर तो आप आगे 9/10, 2/3, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, ये सब कई रूल पढ़ा रखा है ना। ऑल ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, उसमें क्या बताया था कि जैसा नाउन होगा उसके हिसाब से होगा, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो नाउन हमारा क्या है, नाउन हमारा है पिलर, पिलर क्या है, सिंगुलर, इससे तो कोई लेना देना नहीं, तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, तो हैज हैज रोटेट अवे, रोटेट का मतलब क्या, सड़ जाना, खत्म होना, खराब हो जाना।
सीक्वेंस ऑफ टेंस भी पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ा दिया सीक्वेंस ऑफ टेंस, मिला कुछ इसमें? द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड, डॉग्ड का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। डॉग का मतलब होता है हैम्पर, बाधा डालना, रोकना, हैम्पर्ड बाय कंट्रोवर्सी, कि कंट्रोवर्सी ने उसमें बाधा डाल दिया। कंट्रोवर्सी ने क्या किया? बाधा डाल दिया। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? हैम्पर का इसमें क्या एरर है? तो ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन है। व्हेन हिट द मार्क, द वैक्सीन व्हेन हिट, वैक्सीन सिंगुलर है और ये हिट लिख रखा है, तो हिट, हिट का V1 V2 भी सेम होता है। अगर मान लो ये सिंगुलर होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, तो हिट्स होना चाहिए ना, हिट्स, तो V1 V2 V3 सेम, नहीं तो ये हिट्स होना चाहिए था। अगर ये हिट ही सही है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, ये V2 है, तो ये V2 है तो पास्ट में हो गया। जब प्रिंसिपल क्लॉज ही पास्ट टेंस में चला गया, तो इज डॉग्ड कैसे होगा? क्या होगा? वाज डॉग्ड। मतलब इस तरह से क्वेश्चन, इसलिए मैंने कहा था जब टेंस पढ़ा था उसमें मैंने कहा था कि V1 V2 V3 को किसी अच्छे बुक से देखकर एकदम याद कर लेना। हर बुक में होता है V1 V2 V3, और कुछ जगह कुछ V1 V2 V3 मैंने आपको लिखवा भी रखा है टेंस में, कि जिस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि V1 V2 इसका बिल्कुल सेम होता है। जो कम मिलता है इसलिए मैंने उसको लिखवा रखा है सेपरेटली। हिट है, स्प्रेड है, टेलीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, सेट है, रीड है, पुट है, कट है, रीड है, तो ये 8-10 मैंने आपको लिखवा रखा है। कॉस्ट है, कास्ट है, जिस पर ध्यान रखना है कि जो जिसका V1 V2 V3 सेम होता है, जो इसमें से 8-10 वर्ड में से कोई एक आता रहता है। हर हेयर इज ब्लैक, हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल क्या है? काले हैं। बट फाउंड, आई फाउंड, मुझे मिला 7 हेयर, 7 बाल मिले, ऑन हर हेड वेयर वर वाइट, लेकिन 7 बाल जो थे सभी, अगर आप देखेंगे तो मैंने जब आपको मटेरियल नाउन पढ़ा था तो ऐसा क्वेश्चन करवाया था मटेरियल नाउन में, तो यहाँ 7 काउंट कर दिया ना, तो सिंपल सा तो पहले ये रूल है, जिसको काउंट कर दिया, आप 7 को हम 6 कर नहीं सकते, 5 नहीं कर सकते, तो काउंट जिसको किया और जो एक से अधिक है, काउंट अगर किया है और काउंट करने पर कोई चीज अगर एक से अधिक है, तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, वो सिंगुलर हो ही नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा? हेयर्स, क्या करना पड़ेगा? हेयर्स ऑन हर हेड वर, ठीक है। और ये जो व्हाइट है, व्हाइट भी वैसे गलत है टेक्निकली, इंग्लिश में व्हाइट नहीं यूज होता है। अगर सब कुछ ठीक भी रहता है, यहाँ हेयर्स भी रहता और फिर भी व्हाइट रहता, तो उस व्हाइट को काट के हमको ग्रे करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए? ग्रे, क्योंकि इंग्लिश में जो है सफेद बाल के लिए ग्रे लिखा जाता है, व्हाइट नहीं लिखा जाता, तो हेयर्स भी करना चाहिए, और चूंकि दोनों सी में है तो बच गए ग्रे। हालांकि क्वेश्चन सेटर का मुझे था उस पर ध्यान नहीं था, उसको सिर्फ 7 हेयर्स पर था, व्हाइट लिख दिया, क्वेश्चन सेटर की ये लापरवाही है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, कि जो दिया हुआ वर्ड है इसका अपोजिट चाहिए, ठीक है, जो दिया हुआ वर्ड है इसका अपोजिट चाहिए। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है? सबसर्विएंट का मतलब क्या होगा? सबसर्विएंट का मतलब हुआ, नॉर्मली सबसर्विएंट का मतलब है किसी की सहायता करना, मतलब कोई जो सहायक हो वो, कोई जो सहायक हो वो सबसर्विएंट हुआ। अब इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो एक ऑप्शन क्या दे रहा है? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या है? आक्रामक, जो आक्रामक हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा रहने वाला, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है? डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड का मतलब हो गया कि बहुत इज्जत वाला, प्रतिष्ठा वाला, बहुत इज्जत वाला या बहुत प्रतिष्ठा वाला, बहुत इज्जत वाला और बहुत प्रतिष्ठा वाला। और सुपरसिलियस का मतलब हो गया जो अपने आप को दूसरे से महत्वपूर्ण समझता है,
जो अपने आप को दूसरे से महत्वपूर्ण समझता है, ठीक है, जो अपने आप को दूसरे से महत्वपूर्ण समझता है। तो चारों का मीनिंग क्लियर हो गया। सबसर्विएंट, जो मतलब किसी की सहायता करने को हमेशा तैयार रहता है, जो किसी के अधीन रहने को तैयार है। सबसर्विएंट मतलब एकदम किसी के पीछे पीछे, ऐसे भी कह सकते हैं सबसर्विएंट का मतलब किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी की बात हरदम मानने को जो तैयार रहे, किसी की बात जो हरदम मानने को तैयार रहे, वो क्या है? सबसर्विएंट। किसी की बात को जो हरदम मानने को तैयार रहे, वो क्या है? सबसर्विएंट। सबसर्विएंट। एग्रेसिव हो गया हमलावर, आक्रामक। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, जो बिल्कुल सीधा हो। डिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया? अपने आप को बड़ा समझने वाले। अब हमें ढूंढना क्या? चूज द अपोजिट वर्ड, हमें उल्टा मीनिंग चुनना, अपोजिट। तो सबसर्विएंट का मतलब हो गया जो किसी का क्या हो, किसी से अपने आप को हमेशा, जो किसी के नीचे आपको मानता हो, ठीक है, जो हमेशा किसी की बात मानने को तैयार रहता है, उसको हम कहते हैं सबसर्विएंट, जो हमेशा किसी को बात मानने को तैयार है। तो फिर एग्रेसिव ज्यादा बेहतर है अपोजिट में, कि जो किसी की, जो हमेशा हमला करने को तैयार, जो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता, उसको एग्रेसिव कहेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बिल्कुल सीधा हो गया। डिग्निफाइड का मतलब हो गया गरिमापूर्ण, गणमान्य। और सुपरसिलियस का मतलब हो गया जो अपने आप को दूसरे से महत्वपूर्ण समझता है, जो अपने आप को दूसरे से इंपॉर्टेंट समझता है। तो ये डी ऑप्शन भी थोड़ा सा इसके करीब है। लेकिन अगर हम ठीक से मीनिंग देखें तो सर्वसिरण का मतलब है जो किसी की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहता है, जिसको, जो किसी को फॉलो करने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो फिर एग्रेसिव ज्यादा, अपोजिट ज्यादा अच्छा है, कि जो किसी की सुनता ही नहीं, जो लड़ने को तैयार हो, झगड़ने को तैयार हो, हमलावर हो, आक्रामक हो, तो वो ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा अच्छा है सबसे। वैसे डी में भी थोड़ा सा क्वालिटी है, कि अगर एग्रेसिव नहीं होता तो हम सुपरसीलियस भी लिख सकते थे, क्योंकि सुपरसीलियस का मतलब है जो अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो आज्ञा मानने को तैयार हो, तो ये तो सुपरसीलियस भी हो सकता है, दूसरे की आज्ञा मान ले। लेकिन एग्रेसिव तो जनरली किसी की बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, इसलिए एग्रेसिव ज्यादा अच्छा है। कैंटन केरस, ये तो स्पेलिंग करेक्शन में भी कई बार पूछता है। कैंटन केरस, चूज द वर्ड सिनोनिम। सिनोनिम कह रहा है चुनने के लिए, इसका मतलब सिमिलर मीनिंग, समानार्थी। तो कैंटर केरस। रैस, रैस का मतलब क्या होता है? केयरलेस, बिना सोचे समझे काम करने वाला। नॉइजी तो पता ही है आपको, शोर शराबेदार। डिसरेस्पेक्टफुल, असम्मान या अप्रतिष्ठा, जिसके जिसके दिल में किसी के प्रति ज्यादा सम्मान या प्रतिष्ठा ना हो, इज्जत ना हो। क्वारलसम, ये स्पेलिंग करेक्शन में ये वर्ड भी पहुंचता है। झगड़ालू, झगड़ा करने में जिसको इंटरेस्ट रहता है उसको क्या कहते हैं? क्वारलसम। झगड़ालू, झगड़ा करने में इंटरेस्ट रखने वाला, क्वारलसम। और कैंटन केरस, कैंटन केरस वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार पूछा है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है और इंटरनेट में हर जगह पूछता है। कैंटन केरस का मतलब भी होता है झगड़ालू। कैंटन केरस का मतलब भी होता है झगड़ालू। तो क्या हो गया ऑप्शन ए, कैंटन केरस। कैंटन केरस का मतलब भी झगड़ालू या झगड़ा करने वाला ही होता है, झगड़ालू या झगड़ा करने वाला, कैंटन केरस। ठीक। स्पॉट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई सही स्पेलिंग किसका है? सही स्पेलिंग किसका है? कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन का मतलब क्या होता है? दीक्षांत समारोह। आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी वगैरह में अक्सर होता है दीक्षांत, जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो दीक्षांत समारोह होता है, डिग्री जब बांटी जाती है सबको, तो उसको कहते हैं कॉन्वोकेशन। ठीक है, तो कॉन्वोकेशन मिला। ये तो वैसे स्पेलिंग ही ऐसा ऐसा कर रखा है कि आप थोड़ी सी भी रीडिंग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसा इसका ऑप्शन दे रखा है। कॉन्वोकेशन क्या होगा? डी, फोर्थ। कॉन्वोकेशन, CON, कॉन्वोकेशन, वोकेट। तो डी ऑप्शन होना चाहिए था, ये तो ऑप्शन से ही छट जाने वाला था, आसान था। चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। यानी ये हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या हुआ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको एक वर्ड बताना है, किसके लिए? अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क। लिटिल वर्क लिखा है तो मतलब क्या? ना के बराबर। लिटिल लिखा, ए लिटिल नहीं लिखा, लिटिल। लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जिसमें काम तो बिल्कुल ना के बराबर हो, कुछ हो ही ना, लेकिन सैलरी जबरदस्त हो, मतलब बहुत ज्यादा हो। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। क्या करें इसमें? लिटिल वर्क बट विथ हाई सैलरी, क्या किया जाए? डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? निदेशक। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? किसी ट्रस्ट का मेंबर। ट्रस्टी जो ट्रस्ट का संस्थापक हो या ट्रस्ट का मेंबर, उसको क्या कहते हैं? ट्रस्टी। ओम्बड्समैन,
ओम्बड्समैन क्या होता है? पंच, समझौता वगैरह करने वाला जो था, जो बैंक में होता है, या बड़े बड़े झगड़े हो जाए दो देश के बीच में, दो राज्य के बीच में, तो उसमें जो समझौता करवाने वाला, उसको क्या कहते हैं? ओम्बड्समैन, समझौता करने वाला पंच कहलाता है। सिनेक्योर, सिनेक्योर का यही मीनिंग होता है, अपोज विद लिटिल वर्क विद हाई सिनेक्योर, जिसमें क्या है कि काम तो कुछ नहीं होता है लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो जिसमें काम कुछ भी ना हो और सैलरी बहुत ज्यादा मिले, उसको कहते हैं सिनेक्योर, सिनेक्योर। बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल, तो टू बी इन ऑर्डर, टू बी इन हरी, टू मेक अ नॉइस, टू बी इन डिसऑर्डर, क्या होगा? बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल। क्या मीनिंग निकाल रहे हैं बैक एंड कॉल का? इसके बैक एंड कॉल, ये जो वर्ड है इस पर मुझे डाउट है। बेक एंड कॉल होता है, बेक एंड कॉल, बैक एंड कॉल नहीं होता, चेक कर लीजिएगा। बेक एंड कॉल होता है, बैक एंड कॉल नहीं होता। बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का मतलब होता है, इस हिंदी में अगर कहें हम तो, किसी के इशारों पे नाचना, कहते ना, वो तो उंगलियों पे उसको नचाता है, उंगलियों पे नचाता है। तो किसी को अपने इशारे पे जो नचाना होता है, किसी को अपने इशारे पर जो नचाना होता है, उसको कहते हैं बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल, किसी को अपने इशारे पे नचाना, बेक एंड कॉल, ठीक है? तो बी इन ऑर्डर, बी इन डिसऑर्डर, बी इन हरी, मेक अ नॉइस। बी इन हरी का मतलब जल्दबाजी करना, मेक अ नॉइस का मतलब शोर शराबा करना, बी इन ऑर्डर मतलब किसी के आदेश में रहना या ठीक से रहना, व्यवस्थित रहना। टू बी इन डिसऑर्डर की अव्यवस्थित रह, ये तो होगा नहीं, तो ऐसे ही कट गया। तो बचा क्या? बी इन ऑर्डर कि व्यवस्थित रहना, ढंग से चलना, या किसी के आदेश में रहना, किसी के इशारों पर नाचना। पूरा जो इसका होता है एट बैक एंड कॉल, पूरा जो होता है वो होता है एट बैक एंड कॉल, या एट वंस बैक एंड कॉल, ऐसे होगा पूरा, एट बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, किसी के इशारे पे नाचना। एट वंस बैक एंड, पूरा जो कभी अब बैक एंड कॉल के भी पूछ लेता है, कई बार लिखेगा एट वंस बैक एंड कॉल, तो एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब किसी के इशारे पर नाचना, किसी के इशारे पर, या रेडी टू फॉलो समवंस कमांड, रेडी टू फॉलो समवंस कमांड, जो किसी कमांड को फॉलो करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको कहते हैं बैक एंड कॉल, टू बी ऑन बैक एंड कॉल। I said to him, let's go out for a walk. कि मैंने उसको कहा कि चलो चलते हैं टहलने, let's go out for a walk. I proposed to him to go out for a walk. Okay, I proposed to him that let's go out for a walk. जैसा ये है नरेशन में पढ़ा चुके हैं, ऐसा तो बनना ही नहीं है। I proposed him that we should go out for a walk. Let's go for a walk. I proposed to him that we should go out for a walk. तो ये जो प्रपोज टू हिम, प्रपोज टू हिम, प्रपोज टू, ये तो टू टू लगता ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही गलत हो गया तीन ऑप्शन। प्रपोज हिम, आई प्रपोज टू हिम नहीं, ही प्रपोज्ड मी, आई प्रपोज्ड हिम, प्रपोज टू नहीं लगता, तो इसलिए टू की वजह से ये तीन ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। यही छोटी छोटी बातें ध्यान देनी रहती है कि ऑप्शन जो है आपका ऐसे ही बन जा रहा है, किसकी वजह से बन जा रहा है?
तो ये प्रपोज टू के प्रपोज के साथ टू लगाना नहीं तो प्रपोज हिम डायरेक्ट होता, फिर एक ही बचा ऑप्शन हमारा सी। देखते हैं कितनी छोटी छोटी बात से समझ ले, प्रपोज टू हिम ऐसा नहीं होता, प्रपोज्ड हिम, आई प्रपोज्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, ये नहीं आई आस्क्ड टू हिम, आई टोल्ड हिम, आई खाली सेड के साथ टू लगता है, उसको आस्क के साथ टू नहीं लगाना है, प्रपोज के साथ टू नहीं लगाना है, सजेस्ट के साथ टू नहीं लगाना है, नरेशन में बता रखा है। यू आर टू सर्व हिम, यू आर टू सर्व हिम, क्या बनाना है पैसिव, क्या बनाना है पैसिव, यू आर टू सर्व, तो ऑर्डर देना हुआ तुम्हें उसकी सेवा करनी है, ही मस्ट बी सर्व्ड बाय हिम, ओके इसमें तो यू कहीं आया ही नहीं तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, ही शुड बी सर्व्ड, इसमें सब में मैंने क्या बता रहा कि देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलना चाहिए, और बदलना चाहिए तो क्या जो ग्रुप है उसी के से, आर है तो एम इज आर आएगा, वाज वर है तो वाज में या वर में से एक होगा, हैव हैज है तो हैव हैज में से एक होगा, हैड है तो हैड ही होगा, इस तरह की बात होती है, इस तरह से पूरा खानदान नहीं बदल जाता है, ठीक है, मेंबर बदलता है खानदान नहीं बदलता है, ये तो खानदान ही बदल दिया, मस्ट कर दिया, शुड कर दिया, लेट ही बी सर्व्ड बाय यू, और ही इज टू बी सर्व्ड बाय यू, यू आर टू सर्व हिम, ही इज टू बी, अब यहाँ पे टू है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो टू के साथ क्या होता है, टू प्लस बी थ्री, तो ही इज टू बी सर्व्ड बाय यू, ठीक है, तो उसकी तुम्हारी मदद की, यू आर टू सर्व हिम, तुम उसकी सेवा करके, कोई ऑर्डर दे रहा है ऐसी इस तरह का सेंस में नहीं आ रहा है जबरदस्ती, लेट ही बी सर्व्ड बाय यू, तो अब फिर लेट के बाद ही नहीं होना चाहिए, लेट हिम होना चाहिए, लेट हिम बी, लेट ही तो होता ही नहीं वैसे ही, तो इसका तो आंसर सी में से ही गलत है, लेट हिम हो सकता था, जैसे लेट मी गो होता है, लेट आई गो नहीं तो नहीं होगा, तो लेट हिम होना चाहिए था वैसे भी, तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गलत है, पता है ही इज टू, वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम इज आर प्लस टू प्लस बी वन में लिखा रखा है कि टू प्लस बी वन है तो टू प्लस बी थ्री, वॉइस में देखिएगा साफ साफ बता रखा है। नेक्स्ट, इन इज एड्रेस टू द विलेजर्स, कि विलेजरों को जब वो एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, द मिनिस्टर जो मंत्री है, सर्टेन मेजर्स की कुछ उपाय, बीइंग टेकन फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जीवन का क्वालिटी को सुधारने के लिए कि कुछ स्टेप लिए जाएंगे, कुछ कदम उठाए जाएंगे, इसकी वो बात कर रहा था, ठीक है, तो क्या द मिनिस्टर स्टेप्ड सर्टेन मेजर्स, स्टेप्ड, स्टेप का मतलब क्या, कदम उठाना, स्टेज्ड, स्टेज का मतलब क्या, प्रदर्शित करना, सामने लाना, स्टेज सर्टेन मेजर्स, लर्न सर्टेन मेजर की कुछ मेजर सीखा, हाईलाइटेड सर्टेन मेजर्स की कुछ मेजर्स को हाईलाइट किया, कुछ मेजर्स पर ज्यादा रोशनी डाला, तो क्या होना चाहिए था, स्टेप्ड कदम डाला, स्टेज प्रदर्शित किया, लर्न सीखा, या हाईलाइटेड कि कुछ मेजर्स को उपाय को हाईलाइट किया, ज्यादा उस पर फोकस किया, ज्यादा ध्यान दिया, तो क्या होना चाहिए, हाईलाइटेड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाईलाइटेड। नेक्स्ट, इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स, कि अगर तुमने नियम कानून को माना होता, अगर तुमने नियम कानून को माना होता, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यू डिस्क्वालिफाइड, तो क्या अगर तुमने नियम कानून को माना होता तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते, ऐसा कहेंगे कि अगर तुमने नियम कानून को मान लिया होता तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते, ऐसा कोई कह सकता है क्या, अगर तुमने नियम कानून को मान लिया होता तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते, तो ऐसा तो कोई कहेगा नहीं कि अगर तुमने नियम कानून को मान लिया होता तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते। अब वैसे भी जो कंडीशनल सेंटेंस था उसमें क्या होता है, उसके अगर नियम को चले, अगर ये हैड है तो वुड हैव प्लस वी थ्री होना चाहिए, तो यहाँ तो विल नॉट बी है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया, वुड नॉट बी है, ये भी गया, क्योंकि अगर हैड प्लस वी थ्री है, हैड के साथ वी थ्री है, तो बाद में मैंने कंडीशनल सेंटेंस में बता रखा है कि हैड के साथ वी थ्री तो कुड हैव प्लस वी थ्री हो सकता है, मे माइट हैव प्लस वी थ्री हो सकता है, शुड हैव प्लस वी थ्री हो सकता है, कुड हैव प्लस वी थ्री हो सकता है, ये सब होने की संभावना है, तो ये तो नहीं है उसमें से कोई, ये भी नहीं है उसमें से कोई, ये भी नहीं है उसमें से कोई, तो तीन तो ऑप्शन ही नहीं, तो फिर बचा क्या, यही तो होगा कि जो हमने रूल पढ़ रखा है अनरियलाइज्ड ट्रूथ में, उसके हिसाब से तो इसमें कुछ है ही नहीं, उसमें के हिसाब से तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, तो इसलिए इसलिए आपका क्या मतलब, तीन ऑप्शन ही गलत है सारे के सारे, तीन ऑप्शन ही गलत है बिल्कुल, तो इसलिए ये क्या होगा, डी होगा, डी। नेक्स्ट, द वर अरेस्टेड फॉर इलीगली हंटिंग द बियर्स, बियर्स का मतलब क्या है, भालू, कि गैर कानूनी तरीके से भालुओं के शिकार करने के लिए कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, तो कैसे लोगों को अरेस्ट किया गया होगा, कैसे लोगों को अरेस्ट किया गया होगा, रेंजर्स, रेंजर्स का मतलब होता है जंगल के अधिकारी,
फॉरेस्ट की देखभाल जो करना होता है उसको रेंजर्स कहते हैं। तो ये रेंजर्स को अरेस्ट कर लिया, रेंजर्स का काम ये फॉरेस्ट की देखभाल करना। विलेजर्स हो सकते हैं, गांव वाले हो सकते हैं, गिरफ्तार कर लिया गया हो। सोल्जर्स, सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया हो, सैनिक भी शिकार कर सकते हैं। इसमें तो रेंजर्स के अलावा सारे आपके सही लग रहे हैं। पोचर्स, पोचर्स का मतलब होता है अतिक्रमणकारी, जो बिना राइट के जंगल में पहुंच जाए या किसी इलाके में जो बिना अधिकार के प्रवेश करता है उसको पोचर कहते हैं। ठीक है, किसी इलाके में किसी क्षेत्र में बिना जो अधिकार के प्रवेश करता है, बिना अधिकार के जो प्रवेश करता है उसको हम लोग पोचर कहते हैं, अतिक्रमणकारी। ठीक है, तो यहाँ अतिक्रमणकारी जो वर्ड है, ये जो पोचर वर्ड है, खास करके जंगल में जो बिना राइट का प्रवेश करता है, चोरी छुप के प्रवेश करता है, इलीगली प्रवेश करता है, उसको पोचर ही कहते हैं। जंगल में खास करके जो गलत तरीके से प्रवेश करता है, घुसता है, कटाई करता है, जो भी करता है उसको पोचर कहते हैं। तो वैसे नॉर्मल हम लोग पोचर्स को अतिक्रमणकारी भी कहते हैं। तो इसलिए बेहतर ऑप्शन क्या है? पोचर्स। ठीक है, पोच का मतलब ही होता है किसी इलाके में बिना कानूनी परमिशन के पहुंचना, किसी किसी इलाके में बिना कानूनी परमिशन के कहीं पहुंचना, पोचर्स। ठीक है, नेक्स्ट, योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तुम्हारे जो गब्बर थे, गब्बर समझते हैं ना, पिताजी, तो योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, कि तुम्हारे जो पिताजी थे, गब्बर थे, वायरस थे, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे। यानी वायरस जो थे वो प्रिंसिपल थे, याद आ गया आपको? वायरस जो थे वो क्या थे? प्रिंसिपल थे। तो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग बनाने में सिंपल सी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। तो सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग तो नेगेटिव ही होगा। इसमें नेगेटिव है ही नहीं, इसमें नेगेटिव है ही नहीं, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब इस दोनों में नेगेटिव है, अब यूज टू प्रेजेंट है ही नहीं, तो ये भी गया। तो बचा क्या? देखिए ऑप्शन छट गया, हमें पता ना पता लेकिन छट गया यही, कि जो बेसिक रूल पता उससे छट गया भाई, कि एफर्मेटिव था तो नेगेटिव होना चाहिए। ऑप्शन ही ऐसे ऐसे छट जाता है आराम से, डिडंट ही। ठीक है, सिंपल सा। हमेशा क्या दिखना, ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग में, कि अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना, नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का अफर्मेटिव। इतनी ही बात है, अफर्मेटिव को नेगेटिव बना दीजिए, नेगेटिव को अफर्मेटिव बना दीजिए, इतनी बात होती है। इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो सी होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। Read the sentences and find out which of the four combination is correct. कि सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सही होगा। इसको हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। आपने सुना होगा इसको जंबल सेंटेंस, जंबल पैराग्राफ के नाम से, और इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा नहीं कि इस तरह क्वेश्चन पहली बार आया है, इससे पहले भी आया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का फ्रॉम द माउंटेन्स ये सब्जेक्ट हो सकता है क्या? टू सी द जेंटल फ्लो सब्जेक्ट हो सकता है क्या? ऑफ द रिवर सब्जेक्ट हो सकता है क्या? तो ये तो आर से शुरू करना है, आर से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है क्या? फ्रॉम से कोई ऑप्शन शुरू कर रहा है क्या? पी, पी से कोई ऑप्शन शुरू कर रहा है? पी से भी तो इसका सारे ऑप्शन या तो एस से शुरू कर रहा है या क्यू शुरू कर रहा था, ये एस पे आते हैं। क्यू, टू सी द जेंटल फ्लो, तो हम दोनों से बना के देख लेते हैं। तो इट इज वेरी प्लेजेंट, देखो सब्जेक्ट वर्ब इसमें सबसे पहले आ रहा है, तो ये इसका मतलब एस से शुरू होने की ज्यादा संभावना। पहले इसी को बना के, इट इज वेरी प्लेजेंट, उसके बाद पी, फ्रॉम द माउंटेन्स, और ये कहता है इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो। तो एस के बाद पी और एस के बाद क्यू, ज्यादा बेहतर कौन है? ज्यादा बेहतर क्यू है। इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो आर ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स, ज्यादा अच्छा है ना। तो इसका मतलब क्या है? बी होगा। और इसमें ऐसे भी देखते क्यू ऑफ द रिवर टू सी द फ्लो, और आर पहले, आर पहले ऑफ द रिवर टू सी द जेंटल फ्लो, ऑफ द रिवर टू सी द जेंटल फ्लो, ये तो बन ही नहीं रहा। क्यों ज्यादा बन रहा है? कि जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, कि नदी का धीमे धीमे बहना। तो ये ऑप्शन क्या है? सबसे बेहतर है। वैसे कभी कभी सेंटेंस टू से भी शुरू होता है, क्यू से भी शुरू हो सकता है, तो क्यू से बना के टू सी द जेंटल फ्लो एस इट इज वेरी प्लेजेंट
क्यू के बाद दोनों में एस है, तो यही अगर क्यू के बाद आर इसमें होता, टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स इज वेरी प्लेजेंट टू सी, फिर इट नहीं होता। अगर इससे बनाते टू से सेंटेंस को, फिर इट होता ही नहीं। ऐसा भी पूछ सकता था, अगर इट नहीं देता तो क्यू से बनता कि टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स इज वेरी प्लेजेंट है, ऐसे बन जाता। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे इट नहीं होता तो यार टू, यानी टू प्लस बी वन से भी सब्जेक्ट शुरू हो, सेंटेंस शुरू होता है, ये ध्यान रखना। जब टू प्लस बी वन से सेंटेंस शुरू होता है तो बाद में इट नहीं होता है। जैसे हम या तो कहते हैं टू वॉक इज इजी, या इट इज इजी टू वॉक, एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर है, टू वॉक इज इजी या इट इज इजी टू वॉक, दोनों सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज? गूज का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? तो करवा रखा है नंबर चैप्टर में, देखिए करवा रखा है। गूज का मतलब क्या है? हंस। और गीज क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म है गीज, इसका मतलब क्या होता है? हंसनी। हंस प्लूरल है और हंसनी इसका क्या है? हंस सिंगुलर है, गूज और सॉरी गूज मतलब होता है हंसनी, बता रखा था ना, गूज मतलब हंसनी और गैंडर मतलब हंस, नंबर चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो गूज का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? गीज होगा। नंबर चैप्टर में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। और मूंछों पे ताव देने में बहुत मजा आता है ना? इनके मूंछों का ताव का तो कोई बात ही नहीं, जज्बा ही नहीं, भयंकर पर्सनालिटी होते हैं इन लोगों जैसे। एक बार पैदा हो और लोग सैकड़ों साल तक याद रखें। खैर, मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, मिलता हूँ। अपना अपना ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करते रहिए, मैसेज से बताते रहिए। कोई दिक्कत वैसे होने नहीं देगा आपको इम्पैक्ट, और मैं जब तक इम्पैक्ट आपके साथ है और मैं इंग्लिश में साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा बताइए। मेरा नंबर भी आप लेकर मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है? सर से, किसी सर से नंबर ले लीजिएगा, वैसे एक आध बार मैंने कभी दे भी रखा। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है? या सर को बता देंगे, सर मुझे प्रॉब्लम दे देंगे। ये थी कहानी। मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में, मिलता हूँ। मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए।